हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे रदरफोर्ड के बचे हुए पार्ट को आज इस वीडियो में कंसीडर करेंगे। अच्छा सा टॉपिक है, आप लिखें डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट distance of nearest or closest approach या estimation of nuclear size। अब इसको समझना क्या है। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट, पहुंच की दूरी। नियरेस्ट माने समीपता। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट का मतलब है पास की दूरी। क्लोजेस्ट अप्रोच, मैक्सिमम पहुंच। सब सुनिए क्या बोल रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट, मिनिमम डिस्टेंस। क्लोजेस्ट अप्रोच, पहुंच जाना। डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब समीपता। एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। तो हम लोग बेटे पढ़े हैं, सपोज किया है, रदरफोर्ड मॉडल ही हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने माना एटम का न्यूक्लियस प्लस जेडी है। यहां से किसी भी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की जाती है। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की जाती है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है। जब ये यहां पहुंचेगा तो अल्फा पार्टिकल इस समय किस एनर्जी में है? काइनेटिक। जब मोशन करेगा तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। जब मोशन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में होगी। मेरा ये कहना है, कई डिफिनीशन से आप इसको बता सकते हैं, जब हमारा अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए, जिस पोजीशन पर, जिस डिस्टेंस पर वह काइनेटिक से पोटेंशियल में बदल जाए। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने अल्फा पार्टिकल को किया, बम्बार्डिंग करा दिया, उसको पोटेंशियल दे दिया, वो जाने लगा। कहां पहुंचा? एटम के न्यूक्लियस पे। एटम के न्यूक्लियस पर पहुंचा, लेकिन मेरी बात सुनना, मैंने थ्रो कर दिया, उसको स्पीड दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, अल्फा पार्टिकल जा रहा है। लेकिन ऐसी डिस्टेंस जिस पर, जिस दूरी पर, कहां? न्यूक्लियस से वह दूरी, अब सुनिए, न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस, वह पॉइंट, वह डिस्टेंस जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाए, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? साइज ऑफ न्यूक्लियस। फिर और क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो थोड़ा सा हम इसको, न्यूक्लियस की साइज को यहां बना लें, तो थोड़ा सा फिगर को हम बढ़िया से बनाना चाह रहे हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखिए डिफिनीशन, समझ में आएगा डिफिनीशन। वह डिस्टेंस जिस पर काइनेटिक एनर्जी पूर्ण रूप से किसमें बदल जाएगी? उस मिनिमम डिस्टेंस को, हाँ लिखो, एट द डिस्टेंस आर नॉट, एट द डिस्टेंस आर नॉट, comma, the kinetic energy of alpha particle is completely converted into potential energy of the system. समझ में आ गया?
काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। बोल बेटा। इज कॉल्ड डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। ये मैं यहां लिख दिया हूं, आर नॉट से डिनोटेड करते हैं इसको। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं आगे क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, या लोग के लिख दें जैसी आपकी इच्छा कहे। पोटेंशियल एनर्जी के अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है बेटा? +2e। डिस्टेंस कितना है? r। पहला चार्ज, दूसरा चार्ज। फर्स्ट चार्ज क्या है? +je +jd। दूसरा चार्ज क्या है? 2e। डिस्टेंस क्या है? r0। ये आपको तो मैं इसे क्या लिखूंगा? के जेड स्क्वायर अपार r0। 2 यहां रहेगा। तो अगर आप r0 लिखेंगे तो के 2z स्क्वायर अपान के। ये आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। समझ में आ गया? बोलो बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरी बात सुनना, कुछ कमेंट्स मैं कर रहा हूं, तब आप लोग इसको नोट करेंगे। पहले समझ लें, क्योंकि ओरली समझाऊंगा इसको। अगर किसी बच्चे ने काइनेटिक एनर्जी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया, वैसे अल्फा पार्टिकल का नेचुरली काइनेटिक एनर्जी 7.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जिन बच्चों को कभी मान लीजिए कंपटीशन देना हो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं अभी अपने बोर्ड से थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, कमेंट्स कर रहा हूं, समझा रहा हूं। नेचुरली अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटे, वो कितना बता दिया? 7.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इसे रख करके हम R0 की वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो लगभग 3 × 10⁻14 मीटर होती है। लेकिन हम लोग इसको R0 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना बोलते हैं? 10⁻14 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं बेटा? लेकिन अब हम फिर बात कर रहे हैं, ये बताओ अल्फा पार्टिकल जब जाता है तो न्यूक्लियस को टच करता है? नहीं टच करता है? नहीं करता। क्या करता है? वो टच नहीं करता। वो उसको क्या करता है बेटे? लौटा देता है, उसी रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैंने इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, समझेंगे ध्यान से। के को बढ़ा देंगे तब क्या होगा? जल्दी बोलो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या करेगा? आर कम हो जाएगा। ठीक है, के बढ़ाएंगे आर की वैल्यू कम हो जाएगी ना? आर की वैल्यू कम हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू आर की और कम हो जाएगी तो कूलॉम लॉ का लिमिटेशन है, उसकी वैल्यू 10 पावर क्या? -15 से कम होनी चाहिए। -15 से कम होनी चाहिए। और आप जब इसको के को बढ़ा देंगे बिटिया तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। और उससे -14 से और कम होगी, कूलॉम लॉ होल्ड नहीं करेगा। ये मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। हमें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एक लिमिट तक ही बढ़ाना है। अगर आपने के की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर दिया, तो वहां बेटा मेरा कूलॉम्स लॉ
क्या करेगा? नॉट होल्ड। कूलॉम्स लॉ वहां काम नहीं करेगा। तब क्या होगा? सुन लीजिए, तब क्या होगा? बोलिए। अल्फा पार्टिकल वहां से टकरा के लौटेगा नहीं, आगे चला जाएगा, पास कर जाएगा बाहर। जहां मेरा कूलॉम्स लॉ होल्ड नहीं किया, आज आपने इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो जो ये भेदना चाहता था, जो उसको रेडियस चेक करना चाहता था, वो चेक नहीं करेगा। वह अल्फा पार्टिकल क्यों नहीं करेगा? मेरी बात सुना। दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक लिमिट से और भी कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी, कूलॉम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा और रिपल्सन ना कर करके उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर करके बाहर पास कर देगा। तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल व्हेन के इंक्रीज के को बढ़ा दिया जाए। नहीं समझ में बात हमारी? बोलो भैया, पक्का आ गया? तो आर नॉट की वैल्यू गोल्ड के लिए आर नॉट की वैल्यू 4.13 10⁻⁻14 मीटर होती है। जनरली रेडियस जो बिटिया हमारे लोग लिखता है 10⁻14 से 10⁻15 मीटर पाई जाती है। क्या समझ में आया? जो कमेंट्स किए समझ में आ गया? क्या समझोगे? समराइज कर दें। के की वैल्यू क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। नेचुरली अल्फा के काइनेटिक एनर्जी 7.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन मेरा बच्चा उससे ज्यादा बढ़ा देगा तो दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूरी और कम हो जाएगी तो अल्फा पार्टिकल कूलॉम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। कूलॉम्स लॉ नहीं होल्ड करेगा, दैट नॉट ओबे द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, वहां पर इसका अल्फा पार्टिकल स्कैट नहीं करेंगे, वह अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लेगा। जो मैं न्यूक्लियस रेडियस चेक करना चाहता हूं, चेक नहीं कर पाऊंगा। एक लिमिट तक ही एनर्जी को यूज करना है। नोट करें इसको आप। और जो न्यूक्लियस रेडियस निकाले हैं बेटा, वो काल्पनिक है, वो वास्तविक नहीं है, रियल नहीं, ये भी जान लेना। इट इज नॉट रियल, लिख दे रहा हूं, नॉट रियल वैल्यू, नॉट रियल वैल्यू। बहुत तेज लिखेंगे आप। कंप्लीट कर लिया? ऑब्जर्वेशन हो गया है, कंक्लूजन हो गया है, इतनी बातें हो गई ना? अब लिखो बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर आपका कंप्लीट हो गया।
अब आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल वी। और कुछ चीजें आपको पढ़ा दे रहा हूं, इसमें मैं एनसीईआरटी से बाहर भी दे रहा हूं। कंप्लीट हो गया? क्योंकि आप लोग छूटे ना कुछ, जो कंप्लीट थोड़ा भी होगा मैं पूरा करूंगा बेटा इसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। लिखिए इम्पैक्ट पैरामीटर वी। इम्पैक्ट पैरामीटर वी क्या है? लिख लें डिफिनीशन, तो मैं इसको समझाऊं। बहुत डेरिवेशन नहीं है ना, बहुत समझाना है बेटा। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस it is the perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from the central line of nucleus of the nucleus when the particle is far away from the atom. When particle is far away from nucleus. देखिए आपने पढ़ा था न्यूक्लियस है ना, बोलो। अगर यहां से न्यूक्लियस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, अंदर भी तो बी होगी। इसकी एरिया क्या होगी? पाई बी स्क्वायर। रदरफोर्ड जी ने बताया था कि बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा बाय 2। इतना कहा के छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि अल्फा पार्टिकल जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तरफ जा करके अपने पास से लौट रहे हैं, और दूसरा अल्फा पार्टिकल जो इसके सरफेस के पास से जाता हुआ अपने इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन से जितना एंगल बना करके वह क्या करता है, मुड़ जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, स्क्रैट हो जाता है, स्क्रैटिंग हो जाती है। उस एंगल को हम स्क्रैटिंग एंगल कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वह दूरी है, कहने का मतलब है न्यूक्लियस के सेंटर से वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी दूर से वह स्क्रैच कर जाएगा, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। मैंने कहा था बहुत सारे बच्चे जाते हैं, कुछ सेंटर जाके लौट के आता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, उसके थोड़ा पास से होकर डिफ्लेक्ट हो जाता है, और एक बच्चा सीधा निकल जाता है। तो मेन न्यूक्लियस से ही बात हो रही है। जो मेन न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरा अल्फा पार्टिकल जो अपने पास से 90 या 90 से ज्यादा एंगल बना करके मुड़ जा रहा है, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो उसकी डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे? नहीं समझ आई बात, बोली नहीं यार। अल्फा पार्टिकल चला, पहुंचा नहीं, तब भी लौट गया, फिर दूसरा अल्फा पार्टिकल कुछ दूर से स्क्रैच हो गया, तो उसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस नापी गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी गई, उसे क्या बोल दिया गया? इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसकी वैल्यू बेटे कोई डेरिवेशन नहीं है, अगर आपको कहीं कंपटीशन देना है तो आप याद कर लें, cot 5/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m हाफ mv स्क्वायर। ये आपको भी जल्दी लिखिए ना, देर नहीं करेंगे।
लिखे, लिमिटेशन बताए आपको। समझ में आ रहा है? क्यों कुछ कमी रह जा रही? हाँ, रहेगी नहीं, इससे ज्यादा है नहीं कहीं। हो गया सबका? अब लिखो लिमिटेशन और फेलियर या ड्रॉबैक्स। लिमिटेशन और फेलियर और ड्रॉबैक्स। पहला देखिए, लिखो पहला ड्रॉबैक्स लिखो तो समझाएं। रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द टर्म। क्या लिखा बेटा? बोलो। कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब सुनिए क्या उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिए। फेलियर्स इनका देखिए क्या था, ड्रॉबैक्स था क्या। फेलियर्स या क्या था? ड्रॉबैक्स। तो भी लिखता हूं ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स है, ध्यान सुनिए, बहुत आसान है। इन्होंने कहा एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सुनना ध्यान से, रिवॉल्व करता है। और जब ये बिटिया जब ये रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करते करते एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी रिलीज करते 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 जा करके न्यूक्लियस पर गिर जाता है। न्यूक्लियस गिर जाने के क्या कहते हैं? कोलैप्स हो जाता है। अब इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस पे जाकर के बेटे वो गिर जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो जब इन्होंने बताया न्यूक्लियस पे गिर जाता है और कोलैप्स कर जाएगा, तो इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बताया, वहीं फेल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था, रदरफोर्ड को डिसएग्री हो गए पूरी रूप से ना, उनकी कमियों को रदरफोर्ड ने भी बताया था। थॉमसन मॉडल तो एकदम बर्बाद हो गई, कोई बात नहीं थी, लेकिन रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको बोर जी ने सुधारा था। तो ये मत सोचना कि ड्रॉबैक्स है तो इसका यूज नहीं था, नहीं, इन्होंने काफी कुछ बताया, रेडियस वेडियस इन्हीं का बताया हुआ है। बस समझ रहे हैं? इनकी जो ड्रॉबैक्स की कमियां थी उसको इंप्रूव किया था बोर जी ने। तो पहला इन्होंने बताया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नहीं बता पाया। उन्होंने बता नहीं, जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है तो कंटिन्यूअस क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोला मैंने? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअस रिलीज करता है। और रिलीज करते 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 एक ऐसी कंडीशन आती है वो जा करके यहाँ कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है। क्या करता है? गिर जाता है। इसलिए उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाई। लिख लिया? ठीक है, बना लो, याद रहेगा मैंने क्या बताया था, नहीं भूल जाओगे तो वीडियो ही देखना पड़ेगा।
समझ में आ गया बात? तो इसका इनका रेडियस कैसे है? स्पायरल कैसे बनती जाती है? स्पायरल बनती जाती है। अरे इसको बेटे कभी कभी लोग एक और नाम से नवाजते हैं, सोलर मॉडल भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सोलर मॉडल। क्या कहा जाता है? सोलर मॉडल। दूसरा लिखो, ड्रॉबैक सेकंड बन गया। रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ Rutherford cannot explain the spectra of hydrogen, atom like hydrogen. Rutherford cannot explain spectra of hydrogen like atom like hydrogen. इन्होंने बेटा स्पेक्ट्रा लाइन के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया। चल कर के वही रदरफोर्ड जी ने, बोर मॉडल ने लाइमर, बामर, पास्टन, बेकट की सीरीज के बारे में बता पाए। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं, इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी सेम होती है, रेडियस इनकी अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो बड़े इनके आपस में कंट्राडिक्शन थी, कमियां होती गई। इस प्रकार से इनका जाकर के बेटे ला वहीं पर पे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया। कल इस पर पहले एक न्यूमेरिकल 2 लगाएंगे। मेरी बात सुने बेटे, कल इस पर न्यूमेरिकल लगा करके तब इस वीडियो क्लोज करके तब हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे। अभी बहुत जल्दी में नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।